नमस्कार। आज मैं प्रेस क्लब में हूँ। वजह यह है कि आपने 13 जनवरी को यूजीसी के रेगुलेशन यानी भारत की उच्च शिक्षा के शिक्षा केंद्रों में यूजीसी का एक नया नियम आया जिसमें जाति के आधार पर किसी तरह का विभेद होने पर आपको सब पता ही है कि समाचार पत्रों में और उसके खिलाफ कितने विरोध प्रदर्शन हुए। मामला सुप्रीम कोर्ट गया। 2 हफ्ते तक विरोध प्रदर्शन के बाद सुप्रीम कोर्ट में दलीलें दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने उन यूजीसी रेगुलेशंस पे रोक लगा दी और अगली सुनवाई 19 मार्च की तय कर दी। अब स्टे लगने के बाद यूजीसी के उन नियमों के समर्थन में एससी, एसटी, ओबीसी के लोग धीरे धीरे अब विरोध प्रदर्शन करने लगे। एक समता संघर्ष समिति का ऐलान किया गया। वो समिति के लोग हमारे साथ हैं और इन्होंने तय किया है कि अगली बार यानी 13 जनवरी को संसद का सत्र, जो बजट सत्र है, वो ब्रेक पे जा रहा है और फिर वो 9 मार्च को होली के बाद फिर से उसका द्वितीय जो सेशन है, सेकंड सेशन शुरू होगा। तब तक पूरे देश में इन लोगों ने आंदोलन की एक रूपरेखा बनाई है। सुबह सुबह भीम आज़ाद पार्टी के चंद्रशेखर, जो नगीना के सांसद हैं, उन्होंने ट्विटर के जरिए ये जानकारी दी कि उत्तर प्रदेश में यूजीसी के नियमों का समर्थन करने के लिए जिन लोगों ने आंदोलन किया, जो लोग सड़क पर निकले, ऐसे 100 छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है, ऐसा उनका दावा है। तो आज ये जानने के लिए आपने यूजीसी नियमों का विरोध कर रहे सामान्य वर्ग के तमाम पक्षों को मैंने अपने कार्यक्रम में दिखाया। अब वो लोग जो यूजीसी के नियमों को लागू करवाने के लिए लामबंद हो रहे हैं, उनका क्या तर्क है, उनकी क्या बातें हैं और ये देशव्यापी आंदोलन करने की जो रणनीति अपना रहे हैं उसके पीछे क्या तर्क है। इसमें प्रोफेसर्स भी हैं, इसमें वकील भी हैं। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इन्होंने जानकारी दी है, संगठन के तौर पर तैयारी कर रहे हैं। चंद्रशेखर बुधवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ा आंदोलन इसके समर्थन में करने जा रहे हैं। तो जब मामला कोर्ट में है, स्टे हुआ है, तो फिर ये विरोध प्रदर्शन की ज़रूरत क्यों पड़ रही है और अपने आप को एकजुट दिखाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। सबसे पहले मयंक यादव, जो पेशे से वकील भी हैं और इस समता संघर्ष समिति में प्रमुख भूमिका भी निभा रहे हैं, तो मुझे ये बताइए, जब ये मामला अदालत में चला गया, अगली 19 तारीख को डेट है मार्च में, फिर आप लोग ये समता संघर्ष समिति, ये देशव्यापी यहाँ वहाँ प्रदर्शन, इसकी ज़रूरत क्यों है? राजीव जी, जिस तरह का माहौल बनाया गया, हमारा पहला जो सवाल है उस माहौल के ऊपर है। ये कोई मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, यूजीसी के जो नियम आए थे, जो रेगुलेशंस आई थी, ये रेगुलेशंस कोई काफ़ी रेगुलेशंस इस तरह के नहीं थे, बहुत ही प्रभावी रेगुलेशन होने वाली हो, ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये पुअरली ड्राफ्टेड रेगुलेशंस थे, ये मैं खुद रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ, ठीक। लेकिन इन रेगुलेशन में एक बहुत ही छोटा सा प्रावधान किया गया था और वो क्यों किया गया था उसका बैकग्राउंड आपको समझना पड़ेगा। 2012 में पहली रेगुलेशन आई इस तरह की, सुखदेव थोराट साहब के रिकमेंडेशन के बाद, और 2016 में एक बड़ी घटना रिपोर्ट हुई जब रोहित वेमुला की आत्महत्या हुई। रोहित वेमुला ने आत्महत्या करी। उस आत्महत्या को हम लोगों द्वारा उसको सांस्थानिक हत्या कहा जाता है। रोहित वेमुला की आत्महत्या के बाद में डॉक्टर पायल तड़वी की आत्महत्या हुई, दर्शन सोलंकी की, और इस तरह की तमाम आत्महत्याएं होती रहीं। अगर डेटा के ऊपर मैं जाऊं तो 2014 से लेकर 2021 तक 122 रिपोर्टेड इस तरह के केसेस हैं और उसके बाद का डेटा और भयावह है। उन आत्महत्याओं का मतलब ये था कि जो पुराने रेगुलेशंस थे वो नाकाफ़ी थे। रोहित वेमुला की माँ और पायल तड़वी की माँ, इन 2 माताओं ने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल की। नहीं, वो तो बैकग्राउंड सब लोग जानते हैं। उस पर यूजीसी के रेगुलेशंस आए, उनका सामान्य वर्ग ने विरोध किया और कोर्ट गए और कहा कि इससे जो है, इसमें अस्पष्टता है, इसमें दुरुपयोग होने की संभावना है। सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया, स्टे कर दिया। अब जब ये बात अदालत में चली गई, जिसको हम कहते हैं कि कानून के दायरे में चली गई, तो फिर इसको सड़क पर ले आने की या आंदोलन करने की या इसके समर्थन में उतरने की अब तो अदालती लड़ाई होगी। वजह बहुत स्पष्ट है। कानून, इसमें हम फिर से आते हैं कि सरकार ने नोटिफाई किया, सरकार के ही
कहरे पर, सरकार के इशारे पर ही उसी के जो प्रमुख हैंडल्स हैं ट्विटर पे, उनके द्वारा विरोध जताया गया। पूरे देश में एक ब्रेड की दुकान बंद नहीं हुई थी, एक अंडे की ठेली बंद नहीं हुई थी, लेकिन ऐसा माहौल बनाया गया कि जैसा पूरा देश में उबाल है, दंगे होने वाले हैं, स्थिति काबू से बाहर हो गई है, और मीडिया ने उसको ऐसा प्रोपोगेट किया जैसे पूरा देश अस्त व्यस्त हो चुका है, जबकि स्थिति बिल्कुल उलट थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में 3 याचिकाएं जाती हैं, सुप्रीम कोर्ट उस पर स्टे लगा देता है। मैं खुद प्रैक्टिस करता हूँ, मैंने लॉ पढ़ाया है विश्वविद्यालय में 2 साल, लगभग 2 साल। मैं आपसे कह देना चाहता हूँ कि जो वहाँ पे ओरल ऑब्जर्वेशन दिए, वो ओरल ऑब्जर्वेशंस बहुत ही कंसर्निंग है इस पूरे बहुजन तबके के लिए, SC ST OBCs के लिए। जो रीजनिंग दी गई, वो रीजनिंग बहुत ही, आप मुझे देश का ऐसा कोई कानून बता दीजिए जिसका दुरुपयोग की संभावना नहीं हो सकती है। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट अगर आप उठा दीजिए, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट उठा लीजिए, इवन IPC या BNS जो अब आ गया है, उसमें से ऐसा कौन सा लॉ है जिसका दुरुपयोग नहीं हो सकता है, मुझे आप बता दीजिए। कन्विक्शन डेटा उठा के NCRB का आप देख लीजिए, कितने कन्विक्शन का डेटा है, 13% से ज़्यादा नहीं है। जो भी आप जिस तरह के तर्क दिया है, डेटा उसके अगेंस्ट जो है। लोग विरोध कर रहे थे उनके 2 तर्क बहुत दमदार दिखे। पहला ये कि अगर किसी आदमी ने शिकायत दर्ज कराई दी और वो शिकायत झूठी है, उस आदमी को भी तो सजा का कोई प्रावधान होना चाहिए। आप नहीं मानते? आप मुझे ये बता दीजिए कि इस पूरे प्रोविज़न में सज़ा का प्रावधान था किसके लिए? क्या जो दोषी हो जाएगा उसके लिए भी सज़ा का प्रावधान है या नहीं है? मुझे आप वो प्रोविज़न बता दीजिए, और किस प्रोविज़न में लिखा हुआ है अभी तक कि सज़ा, कौन सी सज़ा दी जाएगी। ये कोई कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है, ये इंस्टीट्यूट की अपनी डिसिप्लिनरी बॉडीज़ बनाई जाती हैं। वहाँ पर वो इंस्टीट्यूट में लोग जो आए हैं वो सिक्योर महसूस कर सकें, इसलिए काम है। ये कोई कोर्ट ऑफ लॉ नहीं थे यूनिवर्सिटीज़। मैं आपकी ये बात मानता हूँ कि जो दोषी पाए जाएंगे उनको क्या सज़ा मिलेगी, ये इसमें नहीं था। इसमें इंस्टीट्यूट को था कि इंस्टीट्यूट के खिलाफ ये एक्शन UGC ले लेगी, ये तो था। तो ऐसी स्थिति में जब इंस्टीट्यूट के ऊपर एक्शन हो सकता है UGC का, तो UGC इंस्टीट्यूट में काम करने वाले लोग उसके प्रेशर में नहीं होंगे कि 24 घंटे के अंदर शिकायत का नोटिस लेना, 15 दिन के अंदर इसको डिस्पोज ऑफ कर देना। मैं बता देता हूँ, इंस्टीट्यूट के ऊपर कार्रवाई होने की बात की गई थी, और जो दोषी होगा या जो अक्यूज़ कहेंगे या जिसके ऊपर शिकायत की गई है, उसके ऊपर भी ये मामला रिकमेंड किया जाता, और पुलिस देखती क्या वो कोई पुलिस केस मेड आउट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये तो पहले से सेटल्ड है, इसमें क्या नया हो गया था? उस पर बायलॉज बनते या रेगुलेशन बनते, जो भी बनना था वो आगे की प्रक्रिया थी, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं था। कौन सी इंस्टीट्यूट में कौन सी कमेटी बन गई थी अभी तक? मुझे बता दीजिए एक इंस्टीट्यूट जिसमें इन रेगुलेशंस का इंप्लीमेंटेशन हो गया था, एक शिकायत आ गई थी, कहाँ पे हुआ था? ये जिस तरह का माहौल बनाया गया। और दूसरी बात में जो इक्विटी कमेटी है, इक्विटी कमेटी का मैं आपको कंपोजिशन बता दे रहा हूँ। मुझे मालूम है 10 मेंबर का। इक्विटी कमेटी का चेयरपर्सन कौन होगा? इंस्टीट्यूट का 3 प्रोफेसर होंगे, एक स्टाफ मेंबर होगा और कोऑर्डिनेटर होगा, 2 सिविल सोसाइटी के मेंबर। आप डेटा क्या कहता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो उसी में कहे कि इक्विटी कमेटी में आपने SC का, आपने ST का, आपने OBC का, आपने फीमेल का, आपने हैंडीकैप्ड का, सॉरी दिव्यांगजन, फिजिकली डिसिप्लिन, मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो वो इन 5 का तो आपने फिक्स कर दिया रिप्रेजेंटेशन, यानी 10 में ये 5 होंगे पक्का, मिनिमम ये 5 होंगे। ये भी तो था कि आपने ऐसा करा है कि इसमें 10 भी हो सकते हैं, मिनिमम 5 होंगे। तो कहाँ सामान्य वर्ग का आदमी कहाँ जाएगा? पहली बात तो ये डेफिनेशन भी कितने क्या होंगे ये पुअरली ड्राफ्टेड है, मैं आपको पहले कह देता हूँ। इसमें भी क्लेरिफाई नहीं किया गया था कि वो सारे ही होंगे, क्या इनमें से एक होना चाहिए या किस तरह से। चलिए हम उस पर मान लेते हैं कि सारे ही होंगे, ठीक है। इंस्टीट्यूशन का हेड कौन होगा? वाइस चांसलर कितने हैं इस देश में? 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में 2018 तक का डेटा ये बताता है कि 0 एसोसिएट प्रोफेसर OBC के थे, 0 प्रोफेसर्स OBC के थे। आज कितना डेटा है? 4%। 3 सीनियर प्रोफेसर रखे जाएंगे। वो सीनियर प्रोफेसर किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं? इंस्टीट्यूशन का हेड किस कम्युनिटी से बिलोंग करता है? वाइस चांसलर्स कौन है? वाइस चांसलर कितने SC ST OBC हैं पूरे देश की यूनिवर्सिटीज़ में? तो ये जो पूरा एकदम लफ्फाजी है, कोई तर्क नहीं है, बिना तर्क के की जाने वाली बातें हैं।